Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. So now we are starting with the new chapter number 5, Introduction to Euclid Geometry. इसका लिए तो आपके पास वैसे फिजिकल नहीं है, बट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर की स्टार्टिंग में ही आपको मैंने यहाँ पे आपको 2 लिथोस एज अ सॉफ्ट कॉपी भेज दिए हैं ग्रुप में, आप देख लीजिए, ठीक है। उसमें से आपको क्वेश्चन लिखने हैं और आंसर आपको यहाँ से लिखने हैं। तो यहाँ पे दिस चैप्टर इज सो मच लेंथी अकॉर्डिंग टू द वर्ड, और जो चीज़ हमें मालूम है वही चीज़ उसने घुमा फिरा के फिर यूक्लिड ने हमें बताई है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैंने ऑलरेडी लिख रखा है क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। मैं आपको अभी उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। आपको ये पूरा अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस बुक में लिखना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ पी क्यू एंड आर द 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, पी क्यू एंड आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, क्यू lie between the P and R, see the figure, then prove that PQ plus QR is equal to PR। अब वैसे तो हमें सबको मालूम है, यहाँ पे यूक्लिड ने 2 बात बताई है। एक तो जो चीज़ प्रूव करनी है थियरम, एक बात बताया है उसने थियरम्स, और दूसरी बात उसने बताया है एक्सियम्स। एक्सियम्स का मतलब होता है पहले से जो फिक्स है उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, वो हमें सबसे अपना ब्रॉड हार्ट रख के उसको एक्सेप्ट करना ही करना है। जैसे कि सन इज राइज फ्रॉम द ईस्ट साइड, तो हमें एक्सेप्ट करना है कि वो पूर्व दिशा से ही उगता है, वहाँ से वो निकलता है, ठीक है। सो इस तरह से कई सारे ऐसी बात है कि हमें वो एक्सेप्ट ही करनी है, दैट इज़ कॉल्ड यूक्लिड्स एक्सियम्स, ओके। वो हमें पहले से एक्सेप्ट करें, उसका भी उसने यहाँ पे लिस्ट बनाया है नंबर वाइज, वो भी टेक्स्ट बुक में आपने देखा होगा। तो देखिए इसने क्या कहा, अगर कोई पॉइंट P, Q एंड R lies on the any line and Q is the between the P and R, then prove that PQ plus QR मतलब PQ plus QR is equal to PR। तो according to the Euclid's axioms नंबर 4, आपके पास 1 से 9 तक या तो 8 तक के जो एक्सियम्स है जो उसने बताए हैं कि भाई ये तो ये है तो ये होगा ही होगा, उस हिसाब से द थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अदर, ये जो पी क्यू और क्यू आर है, समझना बात को, ये समझने वाली बात है कि ये जो पी क्यू और क्यू आर लाइन है, ये दोनों लाइन, देखो मैं आपको अगर बताऊं कि ये पी क्यू है और ये क्यू आर है, तो ये दोनों कोइंसाइड है, किसके कोइंसाइड है, पी आर के, पी आर के इनसाइड है। तो अकॉर्डिंग टू द 4th एक्सियम्स, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ अनदर, कोइंसाइड विथ वन अनदर वेर इक्वल टू वन अनदर, मतलब ये दो, अगर ये दोनों इसके अंदर के साइड आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात ऐसे नहीं समझाऊंगा, ये सनातन सत्य है, अगर मेरे पास इतनी लंबी रोप होगी और अगर उसको मैं बीच में से यहाँ से काट लूँगा, बीच में से काटूँगा और ये दोनों पेंस है वो एक दोनों को जोड़ दूँगा, तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि भाई ये दोनों यहाँ से यहाँ तक के ढक्कन में, मतलब इसका सम और इसका सम करूँ तो मेरे पास टोटल सम आ जाएगा। बात समझ आ रही है? मेरे पास पहले से इतना था, मैं ये और इनको जोड़ दूँ तो टोटल कितना होगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, ये दैट इज़ द ट्रूली एक्सेप्शन, ठीक है। पहले से ही हमें मालूम होना चाहिए कि ये इस तरह से ही होता है। किसी भी आप लाइन से या तो किसी भी रोप को आप अगर लो और उसको कट कर दो,
ठीक है, फिर उसको जोड़ो तो वो कितना मिलेगा, जो दो टुकड़े थे उसका सम जितना ही मिलता है। तो यही ये एक्सियम्स बोल रहा है कि भाई यूक्लिड्स एक्सियम्स नंबर 4 इज टेलिंग दैट द थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू द वन अनदर। तो हियर पी क्यू एंड क्यू आर इज कोइंसाइड ऑफ पी आर, सो वी कैन से दैट पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। इस एक्सियम से हम कह सकते हैं कि भाई पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर हो सकता है। ये पहले से हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 50 एंड स्पेसिफाई यूक्लिड्स एक्सियम्स यूज्ड इट। देखो 2x इज इक्वल टू 50 है। अब 2x इज इक्वल टू 50 को अगर मैं दोनों साइड से 2 से डिवाइड करूं, कितने से डिवाइड करूं, इफ़ वी डिवाइड 2 एट बोथ साइड, सो यहाँ बनता है 2x बाई 2 इज इक्वल टू 50 बाई 2। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 2 कट होगा तो x बचेगा, 50 बाई 2 बिकम 25। ये सॉल्यूशन हो गया। पर मैं यहाँ पे दोनों साइड 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। ऐसी सोच किसने लाई थी? ऐसी सोच यूक्लिड्स एग्जाम्स नंबर 7 ने लाई थी। यूक्लिड्स के एग्जाम्स नंबर 7 क्या कह रहा है कि थिंग्स विच आर हवेल्स मतलब 2 भाग करना, इक्वल भाग करना, आधा करना, हाफ करना। क्या करना? हाफ करना। अगर मैं किसी भी 2 चीज़ को हाफ कर दूँ, नंबर 7 क्या बोल रहा है, अगर मैं किसी भी 2 चीज़ को हाफ कर दूँ दोनों साइड से, तो बाकी बचा जो पार्ट है वो भी इक्वल ही मिलेगा। समझ आ रही है बात? अगर मैं कोई 2 इक्वल पार्ट्स को हाफ कर दूं, क्या कर दूं? हाफ। तो हाफ करने के बाद जो मुझे आंसर मिलेगा वो भी एक दूसरे के इक्वल ही होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों को हाफ कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। According to the Euclid's axioms number 7, things which are else with the same things are equal to one another। अगर मैं किसी भी चीज़ को आधा कर दूँ, हाफ कर दूँ, तो जो बाकी बचा है the same things are equal, जो बाकी बचा है वो एक दूसरे से इक्वल ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हमने यूक्लिड्स एक्सियम्स लगाया वो भी बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इफ पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, यहाँ पे हमें ये दोनों इक्वल्स दिए हैं, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, और हमें प्रूफ करना है पी आर, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक पी आर इज इक्वल टू क्यू एस, पी आर इज इक्वल टू क्यू एस, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। पहले हमने जो दे दिया गया उसको लिखा है, हियर पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। अब मैं क्या करूँगा कि दोनों साइड नाउ ऐड अ क्यू आर, ये वाला टर्म मैं दोनों साइड ऐड करूँगा, यहाँ भी ऐड करूँगा और यहाँ भी ऐड करूँगा। सो नाउ ऐड क्यू आर बोथ साइड अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स एक्सियम्स नंबर 2। एक्सियम्स नंबर 2 में क्या कहा गया, मैंने 2 लिखा नहीं है,
ठीक है। बट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं कोई भी चीज़ में कोई एक फिक्स नंबर ऐड करूँ, दोनों साइड अगर मैं कोई फिक्स नंबर ऐड करूँ तो जो आंसर आएगा वो भी पहले जितना ही सेम मिलेगा। बात समझिए, इक्वल टू के दोनों साइड कोई दो सेम चीज़ में मैं कोई एक सेम नंबर दोनों साइड ऐड करूँ तो जो आंसर मिलेगा वो आंसर क्या होगा, इक्वल ही मिलेगा। देखो ये दो चीज़ है पी क्यू एंड आर एस, ये दोनों में मैंने एक इक्वल नंबर क्यू आर दोनों साइड ऐड किया, क्यू आर, तो इनसे मिलने वाला आंसर भी इक्वल ही मिलेगा। ऐसा मुझे यूक्लिड्स एक्सियोम्स नंबर्स 2 बोल रहा है। सो मैंने पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस किया। तो देखिए पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू तो पी आर हुआ। ये कैसे हुआ, ये भी इस रूल्स के हिसाब से ही होगा, क्योंकि पी क्यू एंड क्यू आर ये कोइंसाइड है पी आर के। ये जो वाला था ना, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूरा एक एग्जाम्पल के तौर पे आ गया। अब ये अलग से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसमें सब क्वेश्चन बन गया कि भाई पी क्यू एंड क्यू आर इज द कोइंसाइड ऑफ पी आर, सो वी कैन राइट हियर पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। सेम थिंग्स अप्लाई ऑन दिस साइड, QR plus RS, QR plus RS, both are coincide of QS. So we can write here QS. So we can write briefly as according to the Euclid's axioms number 4. Euclid axioms number 4. तो यहाँ पे पहले वाले एग्जाम्पल में एक ही यूक्लिड एक्सियोम्स यूज़ हुआ था नंबर 4, यहाँ पे एक्सियोम्स नंबर 7 और यहाँ पे 2 एक्सियोम्स हुआ, एंड यूक्लिड्स एक्सियोम्स नंबर 2 एंड 4। ठीक है, थोड़े थियरी टाइप्स एग्जाम्पल्स है, लिख लीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हमने कर लिया, अब आया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि इन द गिवन फिगर द C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यहाँ पे C है वो AB का मिड पॉइंट है और D है वो AC का मिड पॉइंट है। देन प्रूव दैट AD इज इक्वल टू 1/4 AB। जो ये AD है वो AB का 1/4 है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरी थियरी तो लिख ली है कि किस तरह से 1/4 होगा, पर इसमें कौन कौन से यूक्लिड एक्सियोम्स यूज हो गए वो आपको सिर्फ एक एग्जांपल में आपको बताना है यहाँ पे लिख के, वो वाला नंबर्स। ठीक है, एक तो कोइंसाइड वाला भी होगा और इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड, यहाँ पे 2 यूज हो गए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको फाइंड करके बोलना है कि कौन सा होगा, और फिर भी ना मिले तो मुझे फ़ोन करके पूछ लेना। Here C is the midpoint of AB, so we can write here AC plus CD is equal to AB. अगर C AB का मिड पॉइंट है तो AC plus CB is equal to AB होगा ही होगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर D वो AC का मिड पॉइंट है तो AD plus DC is equal to AC होगा। ये भी सही बात है, ये भी यूक्लिड एक्सियोम्स में बोला गया है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो AC थी, यहाँ की AC और यहाँ की AC, मतलब यहाँ की AC की वैल्यू थी AD प्लस DC, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी कि भाई AD प्लस DC प्लस CB इज इक्वल टू AB। मतलब AC की जो वैल्यू निकली यहाँ से वो मैंने ऊपर वाले जो इक्वेशन था उसमें मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए दूसरी बात ये है, यहाँ पे भी एक
यूक्लिड एक्सियम्स यूज होगा कि भाई सी अगर ए बी का मिड पॉइंट है, सी अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो जो बी सी मिलेगा मुझे वो ए बी का हाफ मिलेगा। मतलब ये बी सी जो होगा ये वाला डिस्टेंस ये पूरे ए बी का हाफ होगा, हाफ ऑफ ए बी। So we can write here if C is the midpoint of AB, then we can write here BC is equal to half of AB। तो ये जो BC मिलेगा वो BC मुझे AB के हाफ जितना मिलेगा, आधा मिलेगा। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे जो BC की वैल्यू थी उसकी जगह पे मैंने हाफ AB लिख दिया। क्या लिख दिया? हाफ AB। ये हाफ ए बी अगर इक्वल टू के सामने जाएगा तो माइनस हाफ ए बी होगा। इट मीन्स अगर एक ए बी में से हाफ गया तो हाफ बचा। सो ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। इसका कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, इसको एज इट इज हमें लिख देना है। बट यही बात अभी आगे आएगी, अगर ये जो डी वाला पॉइंट है वो ए बी और ए सी का मिड पॉइंट होगा तो जितना ए डी होगा उतना ही डी सी होगा। अगर डी है, एज पर द क्वेश्चन डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन वी कैन राइट हियर ए डी इज इक्वल टू डी सी। मतलब जितना ए डी मिलेगा उतना ही डी सी मिलेगा। तो उस हिसाब से मुझे ए डी में वैल्यू चाहिए, प्रूफ मुझे एडी में करना था, इसीलिए मैंने जहाँ पे डीसी था वहाँ पे मैंने डीसी की जगह पे एडी रख दिया। तो एडी प्लस एडी 2AD इज इक्वल टू 1/2 AB तो था, ये 2AD के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, सामने गया तो डिवीज़न में हो गया, तो 2 2 ज़ा 4। सो एडी इज इक्वल टू 1/4 AB, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है। और इसमें जितने यूक्लिड एक्सियोम्स यूज़ हो रहे 2 से 3 वो आपको इसमें से डिफाइन करके लिखने हैं। ऑलरेडी मैंने 2-3 एग्जांपल्स में तो करवा दिए कि भाई कौन कौन से यूज़ होते, तो 3 अगर आपको समझ आ गए तो एक आप अपने आप भी लिख सकते हो। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके आप लिख लीजिए। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जो है स्टेट वेदर द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सो सभी क्वेश्चन आपको जो मैंने आपको लिखा कि PDF भेजिए उसमें से लिखना है और आंसर्स आपको यहाँ से। तो नंबर 1, the things which are double of the same things are equal to one another. That is the Euclid axioms. So this one is the true. Number 2, there are infinite number of lines which are passing through a distinct point. False. दो distinct point में से only and only unique line will be passed. So that become a false. Number 3, Euclid was the well-known student of Thales. तो थैलेस का स्टूडेंट नहीं था। थैलेस का स्टूडेंट कौन था? पाइथागोरस था। यूक्लिड नहीं था। एक ग्रीक का, एक इजिप्ट का, कहाँ से मेल होगा? सो दैट इज ऑल्सो बी द फॉल्स। Number 4, two distinct line cannot have more than one point is common. True. कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो तो ओनली एंड ओनली वन लाइन में से इंटरसेक्ट कर सकती है, वन पॉइंट में से। नंबर 5, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। फॉल्स। क्यों? सॉरी, क्योंकि एक पॉइंट में से सिर्फ क्या एक ही लाइन पास हो सकती है? नो वे। एक लाइन में से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती
है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक्चुअली में 6 होगा, पर लिथो में 7 नंबर दे दिया गया है, तो आप वहाँ पे करेक्शन करके 6 लिख लेना, ठीक है। MCQ है नंबर 1, यूक्लिड डिवाइडेड हिज फेमस ट्राइट्स द एलिमेंट्स इनटू 13 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स में उसने डिवाइड किया है? 13। नंबर 2, यूक्लिड वॉज द नेटिव ऑफ इजिप्ट। कहाँ का है? इजिप्ट का है। नंबर 3, अ ब्लैंक इज द क्रेडिटेड विथ गिविंग द फर्स्ट नोन प्रूफ। थैलेस, थैलेस ने पहले वेल नोन प्रूफ की थियरी बताई थी। 4, इन एशियंट इंडियन अल्ट्रास, मतलब वेद, जो वेद पुराण है वो, विथ द कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स लाइक अ रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स एंड ट्रेपोजियम वर रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिक वर्शिप। मतलब जहाँ पे हम कहते हैं सार्वजनिक हवन होता है, कई जगह पे आपने हवन विधि देखी होगी, वहाँ पे ऋषि मुनि जो कुंड बनाते थे, ठीक है, वह जो अग्नि प्रकटा के जहाँ पे ओम नमः शिवाय, ओम ओम ऐसे हम आहुति देते थे, वो जो उसका जो स्ट्रक्चर होता था उस समय में, वो स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि उस समय में हमारे जो ऋषि मुनि थी उसने जो हमारे वेद थे, जो हमारे पुराण है, उसमें उस समय आज से 5-6 हज़ार साल पहले ही उसका जिक्र किया गया था कि किस तरह की वो जो हवन कुंड होने चाहिए। पब्लिकली जब फंक्शन हो तब कैसा होना चाहिए, जब घर के अंदर फंक्शन हो तब कब कैसा होना चाहिए, वह सब डिस्क्राइब किया हुआ था। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड ट्रेपोजियम टाइप के जो अल्ट्रास होते थे वो पब्लिक वर्शिप में होते थे। कहाँ पे होते थे? नंबर 5, इन एंशियंट इंडिया ब्लैंक्स अल्ट्रास वर यूज टू हाउस होल्ड रिचुअल। तो हाउस होल्ड में स्क्वायर और रेक्टेंगल होते थे। कैसे? स्क्वायर एंड सर्कुलर। नंबर 6, given two distinct point there is a unique line that pass through them। कैसी लाइन? यूनिक लाइन। Number 7, the edge of the surface are called line। Number 8, one dimension in each step in the step of solid, surface, line and point। पहले सबसे पहले solid, उसके बाद आता है सरफेस। अगर उसको काटे तो सरफेस की 4 एजिस और सभी एजिस में होते हैं पॉइंट एज अ वर्टेक्स दैट इज गोइंग टू द डिक्रीजिंग सीक्वेंस। नंबर 9, in the book of element 1 a blank definition are given। 23 definition are given। And number 10th, a solid has a shape, size and location, लोकेशन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, number 1, the word terminated line is used for the line segment by Euclid।
जो लाइन सेगमेंट थी उसको यूक्लिड क्या कह के बुलाता था? टर्मिनेटेड लाइन कह के बुलाता था। नंबर 2, अ लाइन इज लेंथ विदाउट ब्रेथ। तो नंबर ऑफ इंटरवोवन का मतलब जो गीच होता है ना, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल इन षड्यंत्रा in 9, so that become isosceles triangle. Number 4, in the Indus Valley civilization, the bricks used had to the ratio of 4:2:1. ये भी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। The statement that need a proof is called theory. थियरी को प्रूफ की ज़रूरियात रहती है। Number 6, the Sulba Sutra was important manual for the geometric structure in the ancient India. Sulba Sutra. Number 7, the boundaries of the solid are surface. And number 8, a surface is that which has length only. सरफेस को क्या होती है? सॉरी, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों होती है। लाइन को सिर्फ लेंथ होती है, सरफेस को लेंथ एंड ब्रेथ, और सॉलिड को लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Answer the following in the number or word. So number 1, which country did Thales belongs? Greece. वो कहाँ से बिलोंग करता था? ग्रीस से। Number 2, how many dimensions does a point have? 0. Number 3, how many dimensions does a solid have? 3. Number 4, how many subsidiary triangle does a षड्यंत्र have? 43. 5, how many dimensions does a surface have? 2. Number 6, how many dimensions does a line have? 1. तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। लिथो में थोड़ा करेक्शन है, वो आप कर लेना क्वेश्चन नंबर्स का। और इसी के साथ यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। ठीक है, पूरा चैप्टर अच्छे से आप विथ क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस बुक में आप लिख लीजिए।